नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे, पुनर्निर्माण कार्यों से मिटे आपदा के निशान। सीएम धामी बोले, केदारपुरी की बदली तस्वीर, श्रद्धालुओं की संख्या में हुआ इजाफा। हरिद्वार जिले में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सैकड़ों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, भाजपा की नीति से प्रभावित हो रहे लोग। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को बदलने की अटकलें, पार्टी में लंबे समय से प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर उठ रहे सवाल, नए हाथों में सौंपी जा सकती है कमान। और कांवड़ यात्रा को लेकर दून में हुई अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन की बैठक, यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य, डीजे पर प्रतिबंध नहीं लेकिन रहेगा नियंत्रण। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के लिए 16 जून 2013 की वो तारीख है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। इसी दिन केदारनाथ में आई आपदा, जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। इस त्रासदी को आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के जख्म आज भी हरे हैं। देखिए कैसे एक रात के भीतर केदारपुरी की पूरी तस्वीर बदल गई थी। यह रिपोर्ट देखिए। तारीख 16 जून, साल 2013, स्थान केदारनाथ। उत्तराखंड के लिए ये तारीख इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गई जिसे शायद ही कोई पलटना चाहे, लेकिन ये कड़वा सच है जिसे न चाहते हुए भी हर साल 16 जून की तारीख को लोग याद कर सिहर उठते हैं। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस त्रासदी का जिक्र होता है तो लोगों की रूह कांप उठती है। वो जख्म ताजा हो जाते हैं जो आज तक नहीं भरे। उस रात के मंजर की कुछ तस्वीरें जब आज भी आप देखेंगे तो सिहरन महसूस करेंगे। ये तस्वीर केदारपुरी की है, जब त्रासदी के बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ बाबा के द्वार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ का मंजर चंद मिनटों में पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के शरण में पहुंचे और यहाँ रहने वाले हजारों लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई। ये त्रासदी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस आपदा ने केदारनाथ में ऐसा तांडव मचाया था कि यहाँ मौजूद घर तिनके की तरह उजड़ने लगे थे। हजारों लोगों ने अपनों को खोया और आज भी वो इस पल को याद करते हुए डर जाते हैं। दरअसल उस त्रासदी वाली काली रात को केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी झील में गिरा, जिसके कारण इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई और सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही पूरी झील खाली हो गई। उसका खाली होना और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें पहुँच गयी। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखने लगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कब क्या हुआ। 15 जून राज्य भर में बारिश शुरू हुई। 16 जून शाम को चौराबाड़ी ताल टूटने से मंदाकिनी में बाढ़ आने से केदारनाथ में मलबा भर गया। रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 17 जून सुबह एक बार फिर चौराबाड़ी ताल से पहले से ज्यादा पानी और मलबा आया। केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो गया। पूरी मंदाकिनी घाटी में तबाही हुई, हजारों यात्री मारे गए। 18 जून पहली बार केदारनाथ और घाटी में तबाही की खबरें सामने आई। 19 जून राहत और बचाव 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। केदारनाथ आपदा में काफी बड़ा नुकसान हुआ। मंदिर से लेकर वहां आसपास रहने वाले लोगों को, व्यापारियों को काफी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। 4027 लोगों की मौत की खबर। 1853 पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 361 पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे मकान, 2349 बुरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के भवन, 340 बुरी तरह से टूटे कच्चे मकान, 9808 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 1656 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान,
2162 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, 86 पुल, मोटर मार्ग और पैदल टूटे, 172 पुलिया ध्वस्त हुए, 3484 पेयजल लाइन ध्वस्त हुई, 4515 गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, 13,844.34 करोड़ की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ये वो नुकसान थे जिसकी भरपाई संभव थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई या फिर जिन्होंने अपनों को खोया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि त्रासदी में गांव के हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया था। दिल को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना की वजह से गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले इसे दुरुस्त करना एक चुनौती थी और इसके पुनर्निर्माण का कार्य साल 2014 में शुरू किया गया। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से विशेष लगाव रहा है और यहाँ का पुनर्निर्माण कार्य पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। केदारनाथ आपदा के 10 साल बीत जाने के बाद यहाँ की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पुनर्निर्माण कार्य करवाए गए हैं। यहाँ का जनजीवन फिर से पटरी पर लौट चुका है और यही कारण है कि साल दर साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इन 10 सालों में केदारपुरी में बड़ा बदलाव भी देखा गया है। पुनर्निर्माण कार्यों के चलते केदारनाथ आपदा के दौरान जो जख्म मिले थे वो अब धीरे धीरे मिटने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 10 सालों में केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कई काम हुए हैं और केदारनाथ धाम के प्रति 10 सालों में लोगं की आस्था और भी ज्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि हर साल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए 10 सालों में जो भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, उनके द्वारा किए गए काम हैं। कि एक समय था कि 2013 में जब आपदा आई थी उस समय पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इन 10 सालों में अनेकों काम, चाहे वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित करना हो, उनकी समाधि लगानी हो, या वहाँ पर सरस्वती घाट हो, मंदाकिनी घाट हो, आस्था पथ हो, तीर्थ पुरोहितों के आवास हो या ध्यान गुफा हो, ऐसे अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। नया भव्य केदार और दिव्य केदार, और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया बाबा केदार की तरफ आ रही है वो इस बात का प्रमाण है कि इन 10 सालों में अभूतपूर्व रूप से नया केदार और भव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। वहीं केदारनाथ आपदा के 10 साल गुजरने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ त्रासदी एक दर्दनाक हादसे की तरह था जिसमें कई हजार लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन 10 सालों में केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों के प्रति जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया उससे लोगों का ध्यान केदारनाथ के प्रति और भी ज्यादा बढ़ा है। बहुत ही दुखद हादसा था। मैं हुतात्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आज मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ का पंडा समाज है, वहाँ के हकदारी हैं, उनके पर मलहम लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज भव्य केदारपुरी गठन के बाद हमारी धार्मिक यात्रा बड़ी संख्या में बढ़ी है और उसके कारण जो वहाँ का लोकल व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, उसके धनोपार्जन की एक स्थिति बनी है। ये ठीक है कि जो व्यक्ति चले गए उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनको भी श्रद्धा सुमन देने का काम मोदी जी ने किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने कई शिक्षाविद, अधिवक्ता, पूर्व शिक्षक, उद्योगपति को भाजपा में शामिल किया है और बीजेपी की नीति से ही लोग प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ ऋषिपाल बालियान जी, ये प्रदेश के महामंत्री कांग्रेस कमेटी थे, पूर्व प्रत्याशी भी थे, मंगलौर से हमसे जुड़े और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के भी थे। पूर्व हमारे साथ भी था, घर वापसी उनकी मुकम्मल हुई है। तो उनके साथ भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हमसे जुड़े। प्रधान गदर जोड़ा, सहकारी समिति के मंगलौर के कोऑपरेटिव के डायरेक्टर सम्राट देसवाल जी, उप चेयरमैन, तो मैं कितने लगभग 12 प्रधान ग्राम सभाओं के प्रधान। देखिए, हरिद्वार तो वैसे भी भाजपा में हो ही चुकी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग
बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के दिल्ली दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को बदला जा सकता है और किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार गुटबाजी का दौर चलता रहा है। इसी को लेकर पिछले दिनों उत्तराखंड कांग्रेस में मचे आपसी घमासान के बाद पर्यवेक्षकों का दौरा भी हुआ, जिसमें कई विधायकों ने प्रदेश प्रभारी के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए बयानबाजी की और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। इस पूरे मामले के बाद अब लग रहा है कि हाईकमान ने अपना रुख प्रदेश प्रभारी को बदलने का कर लिया है। हालांकि जब इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है और अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कर्नाटक चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पे भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे, आगे भी अध्यक्ष हटेंगे, नए अध्यक्ष बैठेंगे, आगे भी प्रभारी आए और वो गए, नए प्रभारी भी आएंगे जाएंगे। अब ये हाईकमान को तय करना है कि ये निर्णय उनको लोकसभा के बाद करना है या ये लोकसभा के पहले करना है, ये हाईकमान कि जहां तक उत्तराखंड कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के पदभार बदलने की चर्चाएं हैं, तो देखिए राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो भी फैसले इस तरह के होते हैं वो पार्टी हाईकमान इस तरह के फैसले लेता है और समय समय पर परिवर्तन भी जो है होते रहते हैं। अब आदरणीय देवेंद्र यादव जी उत्तराखंड का प्रभार संभालते रहेंगे या उसमें कुछ परिवर्तन होगा, ये प्रदेश स्तर पे तो इसमें कोई निर्णय नहीं होना है, ये माननीय केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस वक्त दिल्ली में हैं और उनके दिल्ली दौरे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को बदला जा सकता है और ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा सकती है। वहीं कांग्रेस के घर में मचे घमासान को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में हर व्यक्ति अपने आप को प्रदेश प्रभारी से कम नहीं समझता। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े किसी से छिपे नहीं हैं। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी का कोई महत्व होता नहीं है। उस दल में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में प्रभारी है। अच्छा हो कि वो अपनी मुख्य व्यक्ति भूमिका निभाए। आंतरिक द्वंद्व सार्वजनिक होने से उनके दल की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा वो भी समाप्त होती है। ये सामाजिक विषयों को लेकर आए, सामाजिक विषय भी साधा जिसको समाज स्वीकार करे, ऐसे विषयों के साथ सरकार को सुझाव देने चाहिए। यही मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करता हूँ। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कब जाकर खत्म होगी, इसका तो किसी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह की अटकलें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने को लेकर लगाई जा रही हैं, क्या उस पर मुहर लगती है या फिर महज ये कयास है। केदारनाथ के गर्भगृह में दीवारों पर लगी सोने की परत को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दीवारों पर लगा सोना पीतल में बदल गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद, सोना को पीतल में बदल गया। तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज, 1.25 अरब रुपया का गमन। मंदिर समिति पर तीर्थ पुरोहितों का आरोप, 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। पीतल में बदल गया मंदिर में लगा सोना। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 1 साल पहले सोने की परत चढ़ाई गई थी। ये मुद्दा उस समय भी विवादों में आया था और अब 1 साल बाद भी सोने की परत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन मसला इस बार कुछ अलग है। मंदिर के गर्भगृह में पिछले साल एक दानीदाता के सहयोग से सोने की परत जड़ित प्लेटें लगवाई गई थी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने सोने की परत जड़ित प्लेटों पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि गर्भगृह में लगाया गया सोना पीतल में बदल गया है। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया सोना पीतल में बदल गया है।
केदारनाथ जी के गर्भगृह में चंद महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। हालांकि केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर सोने की जगह दीवारों पर पीतल लगाए जाने के तीर्थ पुरोहितों के आरोप का बद्री केदार मंदिर समिति ने खंडन किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर बयान जारी करता है तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन यदि कोई लिखित में शिकायत देता है तो उस पर जांच की बात भी बनती है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति की बाइट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब कोई लिखित शिकायत जाएगी तो जांच हर स्तर पर होगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ मंदिर के पुरोहित द्वारा जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सोना पीतल में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी पूर्णता कमेटी गठित कर जांच होनी चाहिए जिसमें बाकी के तथ्य सामने आ सके। देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ और चारों धाम, वहाँ की जो संस्था है इनकी देखरेख करने के लिए जो मॉनिटरिंग एजेंसी है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, लगातार विवादों में आ रही है। पहले वहाँ QR कोड को लेकर के विवाद रहा, अब वहाँ पर जो दानदाता के द्वारा सोने की परतें लगाई गई उस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। वहीं क्योंकि मंदिर के ही पंडित पुरोहित वीडियो जारी करके इसका खुलासा कर रहे हैं कि जो गर्भगृह में दानदाताओं द्वारा 125 करोड़ का सोना लगाया गया था वो पीतल में बदल गया है। अब इसकी सत्यता तो जांच के बाद ही पता लगेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। बता दें कि BKTC ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ गर्भगृह में 23,777.800 ग्राम सोना लगाया गया, जिसकी वर्तमान में कीमत 14.38 करोड़ है। स्वर्ण जड़ित कार्य के लिए प्रयुक्त कॉपर की प्लेटों का कुल वजन 1001.300 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला उजागर हुआ है, ऐसे में जांच के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने जा रही कावड़ यात्रा को लेकर देहरादून पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई। बैठक में कावड़ यात्रा को लेकर कहा गया है कि इस बार सभी कावड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। कावड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कावड़ यात्रा में इस बार डीजे प्रतिबंध नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन डीजे को नियंत्रित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि इस बार कावड़ की ऊंचाई 12 फुट से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। देखिए, आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, IB के अधिकारियों ने भाग लिया, RPF और CRPF के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। वहीं हल्द्वानी के कमलबाग गांजा में समुदाय विशेष को लेकर एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है। 2 दिन पहले समुदाय विशेष के एक युवक द्वारा पशु क्रूरता किए जाने के मामले के बाद फिर से लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने किराएदारों को हटाने और उनकी दुकानें बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SDM, पुलिस फोर्स के साथ ही लोगों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद किसी तरह से स्थानीय लोगों को शांत कराया गया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 15 दिन के भीतर समुदाय विशेष के सभी लोगों को दुकान खाली करने और घर खाली करने की चेतावनी दी है। परसों जो कुकृत्य हमारे बच्चीनगर क्षेत्र, कमलबाग गांजा क्षेत्र में हुआ है, उसी को देखते हुए लोगों में काफ़ी आक्रोश था। कुछ आक्रोश उस दिन लोगों के बीच आया भी, कुछ चीज़ अच्छी हुई, कुछ चीज़ गलत हुई। लेकिन आज हमारे द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था कि एक मुस्लिम चैनल द्वारा
मुस्लिम चैनल द्वारा टीकम सिंह देवका को मसीहा बताया गया है कि ये हमारा मसीहा है। ऐसे लोग हिंदू होते हैं और हिंदू के सनातन लोग ऐसे होते हैं जो अपने किराएदारों के लिए लड़ते हैं। हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो ये पूरी दुकानें खाली कराई जाएँ, वो हमें लिखित में आश्वासन दें कि ये दुकानें खाली हों। देखिए, कुछ दिन पहले एक घटना हो गई थी और उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा पशु क्रूरता की गई थी, जिसके क्रम में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। और उसी के क्रम में आज कुछ संगठनों के द्वारा यहाँ पर दुकान खोलने को लेकर कुछ विरोध और प्रदर्शन किया गया था, जिसको समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड में इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन 18 और 19 जून को कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम निदेशक ने बताया कि तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें। इसके साथ ही उन्होंने 20 जून के बाद लगातार मौसम में बदलाव देखने की आशंका जताई और 25 जून से मानसून की दस्तक भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, इस समय आप देख रहे हैं करीब एक सप्ताह से जो तापमान जो है हमारे बढ़ते रहे हैं और अभी करीब जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 40 और 39 के आसपास 39 to 40, एक आध जगह 41 तक भी पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय गर्म है, लेकिन जहाँ पे 40 या 41 पहुँच रहा है वहाँ का जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 डिग्री तक का या इस तरह से है। तो ऐसा हीट वेव वगैरह तो सिचुएशन नहीं है। इसी तरह पहाड़ों में देखेंगे आप तो तापमान वहाँ पर भी करीब जो है 27-28 तक वो पहुँच गए, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल थोड़ा गर्म अभी इस समय जो है, लेकिन कल से जो एक्टिविटी है अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट जो है कल 17 तारीख से जो है शनिवार से ये मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं हल्द्वानी शहर के सुनियोजित विकास को लेकर कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत कई अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होना है, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT बस स्टैंड कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रचिंग ग्राउंड जैसी बड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई है। मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार होने के बाद और बोर्ड से पास होने के बाद एक बार पब्लिक शेयर किया जाएगा, जिसमें आम जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे, पुनर्निर्माण कार्यों से मिटे आपदा के निशान। सीएम धामी बोले, केदारपुरी की बदली तस्वीर, श्रद्धालुओं की संख्या में हुआ इजाफा। हरिद्वार जिले में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सैकड़ों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, भाजपा की नीति से प्रभावित हो रहे लोग। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को बदलने की अटकलें, पार्टी में लंबे समय से प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर उठ रहे सवाल, नए हाथों में सौंपी जा सकती है कमान। और कांवड़ यात्रा को लेकर दून में हुई अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन की बैठक, यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य, डीजे पर प्रतिबंध नहीं लेकिन रहेगा नियंत्रण।